तो उसने नई आर्थिक नीति के द्वारा किसानों को शांत करने का प्रयास किया। या आगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट देखें हम लोग, सामाजिक सुधार इसने क्या किया। इसका जो अप्रैल थीसिस का 2 सिद्धांत था, उसमें तो 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत युद्ध से वापस, उसने पूरा किया। दूसरा सिद्धांत ये रोटी की व्यवस्था करना, वह कर रहा था। और तीसरा सिद्धांत था राष्ट्रीयकरण करना बैंकों का, उद्योगों का, वह भी इसने कर दिया। अर्थात अप्रैल थीसिस के आधार पर जो लेनिन गद्दी पर बैठा, सत्ता अपने हाथ में लिया, उसने पूरा अमली जामा उसको पहना दिया। अब देखिए सामाजिक सुधार में इसने क्या किया। इसने महिलाओं को, पुरुषों को तो अधिकार था ही, इसने महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया। इसने चर्च का एक अधिकार खत्म किया। इसने जो शिक्षा व्यवस्था थी जो चल रही थी उसको खत्म किया और उसके जगह पर नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की जो सिर्फ साम्यवादी विचारधारा पढ़ाएंगे। लोगों को इसने संपत्ति रखने का आंशिक अधिकार दिया। किसानों को, मजदूरों को इसने फैक्ट्री का मालिक बना दिया, किसानों को इसने भूमि दिया। इस तरह करके संपत्ति पर उनका अधिकार इसने माना। फिर इसने जो पदाधिकारी लोग थे, जार की सरकार में या सेना में, उनको हटाना शुरू किया, उनको हटा दिया। और वही लोग प्रशासनिक पद पर या सेना में जाते थे जो साम्यवादी विचारधारा के थे। अर्थात इसने सामाजिक सुधार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, एंगल्स के सिद्धांत और लेनिन की विचारधारा, इसके आधार पर अगर आप सरकार में रहना चाहते हैं तो रहें, दूसरा कोई नीति इसने लागू नहीं किया। अर्थात कठोरता से इसने साम्यवाद को लागू किया। इसने अगला जो काम किया, उसने एक नया संविधान बनाया। और अब जो रूस को पूरी तरह इसने यूएसएसआर कहा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी जो सोवियत का गठन किया गया वहां पर, उसका यह संगठन था, यूनियन था। सब मिलाकर छोटे छोटे संगठन, हर प्रांत का अपना सोवियत था, उसको मिलाकर एक यूनियन बनाया गया जिसको कि हम लोग यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। इसने अगला काम किया कि जितनी भी गुप्त संधियां थीं इनको निरस्त किया। मेंशेविक सरकार या फिर उनके पहले के जो जार थे, उन लोगों ने अलग अलग देशों से गुप्त संधियां की थी कि समय पर उनसे मदद ली जाए। इसने उन सभी संधियों को रद्द किया जो गुप्त संधियां थी, और साम्यवादी विचारधारा से अलग अलग देशों से इसने नया संधि किया, यानी पहले की सभी संधियों को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि लेनिन का विचार था कि जो भी देश संधि किए हैं वे पूंजीवाद को समर्थन में संधि किए हैं, न कि साम्यवाद के समर्थन में। तो वे कभी भी हमारा भला न चाहेंगे और समय पर वह साथ नहीं देंगे। इसलिए गुप्त संधियों का जो सिलसिला था उसको खत्म कर दिया गया। फिर इसने अगला काम किया, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। इसने राष्ट्रीयता के बारे में एक विचारधारा रखी। इसने कहा कि हाँ, उसी को राष्ट्रीयता मिलेगी जो जिसका आधार श्रम होगा। इसने पादरियों को, कुलीनों को, वे लोग जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जो श्रम करना नहीं चाहता था, दूसरे के श्रम पर मौज मस्ती करता था, इसको इसने नागरिकता से वंचित कर दिया।
उनको नागरिकता दिया ही नहीं। और जो लोग नागरिक थे, यानी जो मेहनत कश लोग थे, जो श्रम करते थे, उनको नागरिक बनाया गया कि यही नागरिक हैं। और ये जो नागरिक हैं ये सोवियत बनाएंगे, यानी सोवियत, वहां के संगठन को, ग्रुप को सोवियत कहा जाता है। और कई सोवियत मिलकर केंद्रीय सोवियत बनाएंगे। उसमें सिर्फ भाग लेंगे नागरिक। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। वे लोग जिनको राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं है उन्हें नागरिक कहा ही नहीं गया। यानी श्रम एक अनिवार्य शर्त रहा वहां की राष्ट्रीयता के लिए। और यह जो केंद्रीय सोवियत है, यह केंद्रीय कार्यपालिका का चयन करेगा, उसके सदस्यों का चयन करेगा। और यह जो केंद्रीय कार्यपालिका है, इसका जो अध्यक्ष होगा वह रूस का कमिश्नर होगा, जिसको कि हम लोग केंद्रीय कमिश्नर कहते हैं। जिसको हम लोग भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी वहां के शासन का जो प्रमुख होगा वह केंद्रीय कमिश्नर होगा, जो इस तरह चुनाव कराएगा। यानी जनता के द्वारा चुने हुए, नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वे अपना एक हेड बनाएंगे, जिनको कि हम लोग केंद्रीय कमिश्नर कहेंगे। और वही रूस का भाग्य विधाता होगा, रूस का शासक होगा। इस तरह की व्यवस्था वहाँ के संविधान में और राष्ट्रीयता के तहत किया गया। अब लेनिन को लगा कि यह जो युद्ध होता है, यह युद्ध सिर्फ साम्राज्यवाद के चलते होता है। अपने क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना, दूसरे देशों को अपने में मिलाना, यही इसका उद्देश्य होता है। और लेनिन साम्राज्यवादी नीति का सख्त विरोधी था। यह साम्राज्यवाद से नफरत करता था। इसका कहना था कि सबसे पहले अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना जरूरी है, तत्पश्चात हम साम्राज्य को हड़पने का या साम्राज्य पर कब्जा करने की बात करें। तो इसने इस नीति को त्याग दिया, साम्राज्यवादी नीति को। और वे जो देश जो साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, उसका लेनिन ने विरोध किया। अगला काम इसने किया कि कॉमिंटर्न की व्यवस्था की। तीसरा कॉमिंटर्न जो है वह 1919 ईस्वी में आयोजित किया गया। कॉमिंटर्न कहा गया एक तरह का एसोसिएशन, साम्यवादी एसोसिएशन को हम कॉमिंटर्न कह सकते हैं। इसमें विश्व के जितने देश जो साम्यवादी विचारधारा के थे उनको बुलाया गया और उनके बीच में साम्यवादी नीति को रखा गया, उसके सदस्य बनाए गए। यह तीसरा कॉमिंटर्न लेनिन के समय में हुआ था। तो इस प्रकार लेनिन ने सत्ता संभालते ही कुछ ऐसा कार्य किया ताकि अब क्रांति का कोई सुगबुगाहट न हो। क्रांति जिस उद्देश्य से की गई थी वह पूरा किया जाए। जनता को, खासकर गरीब, मजदूर और किसान जो थे, उनकी सरकार बनी, अर्थात विश्व में पहली बार सर्वहारा सरकार बनी। देखिए, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति में यही मौलिक अंतर है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वह क्रांति बुर्जुआ वर्ग के हाथ में, यानी मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई। लेकिन रूस की जो क्रांति थी, यह क्रांति, इसका असर यह हुआ कि सत्ता मजदूरों के हाथ में आ गई। मजदूरों के हक में यह रूस काज करने लगा। तो सर्वहाराओं का एक शासन चलने लगा, एक देश बना, साम्यवादी विचार